स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, पेपर 1 2023, अर्थात देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस परीक्षा का जो इस बार का जो प्रश्न पत्र आया है, उस प्रश्न पत्र ने बहुत लोगों को हिला दिया। 40% मुझे ऐसे लोग मिले सोशल मीडिया पर, उन्होंने साझा किया है, जिन्होंने एक तरह का विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि इसमें व्याकरण बिल्कुल ही नहीं आया था। और बहुत सारे हैं, मैं तो चूंकि फ्रीलांसर हूँ आपके जैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनर्स को दोष दे रहे हैं कि ट्रेनर्स जीवन भर हमें व्याकरण ही पढ़ाते रहे और व्याकरण का कुछ नहीं आया। आप लोग बिल्कुल सही हैं। हिंदी कोई भी भाषा हो, भाषा में व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। बिना व्याकरण पढ़े आप भाषा पढ़ सकते हैं या परीक्षा में स्कोर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यह शिकायत किया है कि इसमें व्याकरण का कोई अंश नहीं आया था, उन मित्रों का एवरेज 140 से कम रहा है, और जो लोग 160 से ऊपर लाए हैं उनमें से किसी ने इस बात की शिकायत नहीं की है कि व्याकरण के अंश नहीं आए थे। खैर, ये अपनी अपनी सोच है। आज के इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ। प्रश्नों पर चर्चा करने के साथ साथ उसमें मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, कई प्रश्नों पर उनके मन में शंकाएं हैं कि यह प्रश्न एसएससी ने गलत दिया है और उस पर मुझे चैलेंज करना है। शुरुआत हम करेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र से। देखते हैं कितना प्रश्न पत्र आज हल कर पाते हैं, अर्थात कितना अंश हल कर पाते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। देखिए, प्रश्न फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास का मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन अंग्रेजी में। और इसके अलावा अगर आप हिंदी व्याकरण, खैर आज हिंदी व्याकरण की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को हिंदी व्याकरण पसंद नहीं। देखिए, संदूक से घर में चादर निकाली अकरम ने शाम के लिए। अगर वाक्य संरचना आप देखें तो हिंदी व्याकरण की जो वाक्य संरचना है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से वाक्य संरचना की जाती है। मैंने आप लोगों को 11 सूत्री मतलब 11 पॉइंट्स बताया था इसके पहले कि वाक्य की अशुद्धि कैसे पहचानते हैं। उसमें 11 जो बिंदु थे, उसमें यह एक बिंदु था कि क्रम, जो व्याकरण का क्रम है, शब्द का क्रम है, वह गलत हो। जैसे सबसे पहले आना चाहिए, अकरम ने घर में संदूक से चादर निकाली। किसके लिए? शाम के लिए। तो कर्ता ने कर्म के लिए, राम ने रावण को मारा। तो इस आधार पर यह वाक्य गलत है। लाल दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सिर्फ व्याख्या करने जा रहा हूं। देखिए, शाम के लिए अकरम ने संदूक से घर में चादर निकाली, फिर यहां गड़बड़ है। अगला है, अकरम ने संदूक से घर में शाम के लिए। ये जो क्रम है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके साथ में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, अगर आपको पता हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इन सब का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? कर्ता के पहले, कर्ता के बाद। अगर ये क्रम पता है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। और इसमें अकरम ने घर में संदूक से शाम के लिए चादर निकाली, इसमें कर्ता है, कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, उसके बाद कहाँ, स्थान कहाँ है? तो घर में। उसके बाद फिर कहाँ से? फिर संदूक से शाम के लिए चादर निकाली। इस आधार पर यह चौथा प्रश्न सही। तो फिर चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न फिर कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, अशुद्ध नहीं। हाँ, इसमें देखिए, तेरे को इतनी देर क्यों हुई। आम बोलचाल की भाषा में अगर आप देखें, तेरे को, मेरे को का प्रचलन है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये तेरे को, मेरे को नहीं चलता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। तुमको इतनी देर क्यों हुई, ये तुमको भी नहीं चलता है। हालांकि कई लोगों ने ये तुमको भी टिक मारा है। तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, ये जो देरी शब्द है, ये देर, जरा देर ठहरो राम, इस तरह का शब्द आता है। यहाँ देरी की जगह देर शब्द सही है, इसलिए तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, यह वाक्य सही है। देरी और देर समझ के रखिएगा, देर और देरी दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य है,
निम्नलिखित में कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मैं शुरू से आपको बताता रहा हूं कि इस शब्द पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार ये जो नहीं है उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं और हम इसको अपने हिसाब से लिख करके आते हैं। देखिए सुरपति, सुरपति का मतलब ये नहीं है बोला है ना, तो सुरपति देवताओं का, सुर मतलब देवता, उनका पति, पत्नी मतलब हस्बैंड नहीं होता है, पति का मतलब होता है कि उनका मालिक या उनका राजा। तो सुरपति जैसे भारत में है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, वह राष्ट्र का हस्बैंड नहीं है, राष्ट्र का मालिक अर्थात राष्ट्र का राजा है। तो ये सुरपति उनका है। सुरेश और देवराज ये तीनों पर्यायवाची शब्द इंद्र के हैं। रतिपति कहा जाता है कामदेव को, तो रतिपति यह गलत उत्तर है। इसके बाद अगले अंश में चलते हैं। अगला अंश कहता है वह रंगमंच राजधानी है जिस पर नाट्य सदैव चलते रहते हैं। वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम किस विकल्प में दिया गया है? प्रश्न संख्या 1 में भी इस तरह से क्रम संबंधित भूल थी, यहां भी वही क्रम संबंधी भूल है। देखिए वह सदैव राजधानी है रंगमंच जिस पर नाट्य चलते रहते हैं, ये तो होगा ही नहीं, सुनने में खराब लगता है। वह राजधानी सदैव रंगमंच है, वह रंगमंच राजधानी, ये दोनों क्रम ही गलत है। राजधानी वह रंगमंच है मतलब जहां पर काम हो रहा है उसका पहले वर्णन आया स्थान का। रंगमंच वह है जिस पर सदैव नाट्य चलते रहते हैं, ये सही विकल्प था। वह नाट्य जिस पर सदैव रंगमंच चलते, रंगमंच चल नहीं सकते, इसलिए ये तो तीनों विकल्प गलत हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य का चयन कीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है वचन संबंधी। अब इसमें क्या है कि 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो 4 में से हो सकता है 3 के वचन ठीक ठाक हो और चौथे का वचन दूसरा हो। जैसे देखते हैं हर जगह पानी भरा है, बुढ़ापा एक रोग ही है, मैं अभी अभी घर आया, ये 3 वाक्य सही हैं व्याकरण के अनुसार। चौथा वाक्य इन गुंबजों की ऊंचाइयां अधिक हैं। इसमें कैसे गलती निकाली गई है जरा यह समझने का प्रयास करते हैं। बुढ़ापा एक रोग है, बुढ़ापा रोग है, इसमें एक वचन बहुवचन वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। मैं अभी अभी घर आया, ये अभी एक वचन है, इसका मतलब ये दोनों एक वचन वाले वाक्य हैं। ये दूसरा है हर जगह पानी भरा हुआ है, जहां हर लगा दिया गया, इसका मतलब उसके बाद का जो शब्द है उसकी क्रिया एक वचन में, इसका मतलब ये तीनों वाक्य एक वचन के हैं। इन गुंबजों बहुवचन रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह बहुवचन इसमें नहीं आना चाहिए था जब 3 एक वचन है। इसके आधार पर यह गलत माना गया। वाक्य संरचना के अनुसार तीनों वाक्यों में गलती नहीं है, सिर्फ वचन संबंधी त्रुटि है और वो भी कॉमन नहीं है इसलिए। इसके बाद आते हैं निम्न में चंद्र का पर्याय है। अब यहां देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है, इसके पहले वाले में था पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधाधर, रश्मि, रजनीचर और मोसक, ये तीनों इसके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं। सुधाधर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला चलते हैं। अगला कहता है दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। अज्ञ, अब बहुत लोगों ने अज्ञ का सज्ञ मारा है। अ का है तो विलोम में स लगा देते हैं, रूल में आपने पढ़ा है, पर नहीं, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता है, अज्ञान इसी से आया है और अज्ञ का विज्ञ होता है, बाकी शब्द नहीं होंगे। इसके बाद है यहां लगभग कोई 1 दर्जन के करीब केले हैं। वाक्य के शुद्ध रूप मतलब वाक्य अशुद्ध है। इसके पहले वाला जो आता था ना, इसके पहले जो भी एसएससी के पेपर आते थे उसमें अशुद्ध वाक्य बोल दिया करता था कि इसमें तीनों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक उसका विपरीत इन्होंने किया, कुछ नहीं किया, खाली प्रश्न बदल दिया, अशुद्ध वाक्य को ऊपर ले गए और इनका कहना आप शुद्ध वाक्य चुनिए। कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है इसमें। यहां करीब 1 दर्जन केले के आसपास है। करीब और आसपास ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया था सूत्र में कि एक जैसे मिलते जुलते शब्द एक वाक्य में नहीं रहेंगे। यहां लगभग 1 दर्जन केले हैं, ग्रीन है तो सही है। अगला है यहां लगभग कोई, मैंने कहा ना कोई शब्द कोई अनजान व्यक्ति के लिए होता है और कुछ जो शब्द है दोनों सर्वनाम है, कोई और कुछ, तो कुछ शब्द वस्तुओं के लिए होता है और कोई व्यक्तियों के लिए। इस आधार पर जहां भी कोई लगा हुआ है वो गलत है। यहां 1 दर्जन केलों को समूह है। अब देखिए पहली बात तो केलों का जो होता है उसके साथ केले के साथ घवल
या संख्या का वर्णन होता है। यहां 1 दर्जन केले हैं अगर लिखा होता तो सही होता है। दर्जन हो गया तो दर्जन के साथ समूह का प्रयोग नहीं होगा। एक तरह के 2 शब्द मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्व का पर्यायवाची नहीं है? लतर, सिरफल और बेल। देखिए बिल्व आजकल शिव चर्चा जहां भी होती है, भगवान भोलेनाथ पे बेल के पल्लव चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो उसी को यहाँ बिल्व कहा गया। संस्कृत में उसे बिल्व कहा जाता है। बिल्व के लिए बेल का प्रयोग करते हैं। सिरफल ज्यादातर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं और बिहार के कुछ जिले हैं जहां इसको सिरफल के नाम से पुकारा जाता है। सिर के जैसा कड़ा होता है, कठोर होता है। लतर भी इसका पर्यायवाची है। यहाँ देखिए पर्यायवाची नहीं है पूछा है, इसलिए दिक्, दिक् का मतलब दिशा के आधार पर, जैसे दिक् अंबर इस तरह का प्रयोग होता है, तो ये जो दिक् शब्द है सही विकल्प नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग शुद्ध रूप में किया गया? ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग का प्रयोग शुद्ध रूप में। शहर से पत्र आई है। अब पत्र जो है, आप में से बहुत मित्रों ने यह भी शिकायत की थी कि लिंग पर कोई प्रश्न ही नहीं था। मुझे पता नहीं, आप देखिए शायद लिंग का ही प्रश्न है। शहर से पत्र आई है। पत्र जो शब्द है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंग निर्धारण में क्या होता है, संस्कृत के जो शब्द हैं तत्सम शब्द हैं जिनका अंत अ से होता है, जैसे पत्र। संस्कृत के ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं, अगर आ से होता तो वह स्त्रीलिंग माना जाता। अगर आपको यह सूत्र याद है तो इसको समझने में देरी नहीं होगी। शहर से पत्र आई है, पत्र चूंकि पुल्लिंग है तो आई है प्रयोग गलत है। यहां बंगला बोली जाती है। बंगला एक भाषा है और भाषा हमेशा स्त्रीलिंग है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं, आपका मुस्कुराहट बहुत प्यारा है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट हमेशा स्त्रीलिंग है। मुझे आपका भीख नहीं चाहिए। भीख जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके साथ सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मुस्कुराहट के साथ आपकी होना चाहिए था, स्त्रीलिंग है तो उसके लिए कर्ता का जो उच्चारण करेंगे वह स्त्रीलिंग रूप में करेंगे, और उसी तरह भीख के साथ भी है, तो ये दोनों गलत हुए, यही एक सही हुआ। अगले पर चलते हैं। अब पूछा गया है क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। क्रिया के प्रयोग, ध्यान रखिएगा, वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि मैंने इसके ऊपर भी बताया, जो 11 सूत्री कार्यक्रम बताया था उसमें एक है। पढ़ाई करते समय इधर उधर की बातचीत नहीं करनी सकती। अशुद्ध वाक्य, फिर ध्यान दीजिए, शुद्ध नहीं, ग्रीन मारा है, इसका मतलब है यह अशुद्ध है बिल्कुल। पढ़ाई करते समय इधर उधर की बात के साथ चित्त का प्रयोग नहीं होगा। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए लिखना चाहिए था, गलत हो गया। दादाजी जोर जोर से रामायण पढ़ रहे थे। वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। नलिनी कंप्यूटर लैब में पढ़ाई कर रही है। नलिनी स्त्री है, इसलिए क्रिया इसकी स्त्रीलिंग है। रामायण दादाजी पढ़ रहे थे, तो दादाजी पुरुष हैं, इसलिए यहाँ पढ़ रहे थे प्रयोग हुआ है। बागीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। चूंकि फूल जो है उसका बहुवचन रूप लिखा गया है, यहाँ क्रिया बहुवचन रूप है, इसलिए खिले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है? फिर से वही, यंत्रणा दुखदाई होती है। स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि, इसका मतलब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग ढंग से हुआ हो वो आपको नहीं छेड़ना है। नीलम रत्न सभी को लाभ नहीं देती। नीलम जो रत्न है वह क्या होता है, पुल्लिंग रूप में लिखा जाता है, तो नीलम रत्न सभी को लाभ नहीं देता है होने से यह वाक्य सही होता, वाक्य गलत है। फीस जमा करनी है, फीस स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है। फसल पक गई है, फसल स्त्रीलिंग है, उसकी क्रिया स्त्रीलिंग है। इस लिहाज से ये तीनों ठीक है, ये गलत है, आपको गलत ऑप्शन चुनना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए पहले क्या पूछते थे ये लोग, 4 शब्द दे देते थे और पूछते थे इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला है। खाली उन्होंने घुमा दिया है, जैसे गब्बर सिंह ने अपने रिवॉल्वर की गोलियां घुमा दी थी, वैसे इन्होंने भी घुमा दिया है। देखिए फाल्गुन लग गया, फाल्गुन लग गया,
बड़ों का अनुसरण करो, फाल्गुन में कोई त्रुटि नहीं है। बड़ों का अनुसरण, ये क्या होना चाहिए, तालव्य सा होना चाहिए, और न ये जो है ये वाला न होकर के वो अण वाला न होना चाहिए था, मतलब यू बना के, और वो उसके बाद बड़ों को प्रणाम करें। ये जो कुछ लोगों ने इसको टिक किया है, देखिए अनुसरण ऐसे लिखते हैं, अनुसरण। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की, प्रणाम करें। ये इन लोगों का कहना था कि प्रणाम करो लिखें। क्यों जी? हो सकता है कि आप जैसे मुझसे कह रहे हो और उम्र में बड़ा मैं आपसे हूँ या आपके लिए सम्मानी हूँ, लेकिन मैं बड़ों को प्रणाम न करता हूँ, तो आप मुझे सलाह दे ही सकते हैं। तो ये करें, ठीक है। दीक्षा ले लो, दीक्षा मतलब किसी गुरु से दीक्षा ले लीजिए। जो भी आप सीखना चाहते हैं वो दीक्षा के रूप में आता है। आध्यात्म में हालांकि वो दीक्षा अलग रूप है, पढ़ाई लिखाई में दीक्षा ये है। तो ये तीनों सही है। यहाँ पूछा है वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपको लिखना है। अगले में चलते हैं। अगला है, देखिए, अधिकार की सापेक्ष बड़ाई में दूसरों को क्षतिग्रस्त करने की सामर्थ्य है, और धन या गुण की बड़ाई में दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य है। इसमें पूछ रहा है कि वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ध्यान दीजिएगा, यह जो वाक्य है इसमें वाक्य संबंधी त्रुटि नहीं पूछा है, वर्तनी संबंधी त्रुटि पूछा है। क्षतिग्रस्त करने की सामर्थ्य, और क्या है, नम्र भी अंडरलाइन कर लेते हैं। बड़ाई कहाँ गया, ये बड़ाई है। इसके बाद है क्षतिग्रस्त। अब एक एक का देख लेते हैं। क्षति और ग्रस्त, क्षति से जो ग्रस्त है ये सही है, बड़ाई भी सही है, नम्र ये भी सही है। कुछ लोग विनम्र लिखते हैं, भी हटा देते हैं। अब ये जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य की वर्तनी ऐसी होती है, आधा थ या सामर्थ्य इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सामर्थ्य गलत है और इसी को इन्होंने टिक मारा है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन की दृष्टि से, एक वचन वाली ये जो गलती है ना, ये 2018 में ये टर्निंग पॉइंट था। 2018 के प्रश्न पत्र में सेम उसी तरह यहाँ दोहराया गया। एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, ठीक है। देखिए पहला, सभी गलियों में लोग घूम रहे हैं। सभी गलियों में, जब सभी आ गया तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है। देखिए इस वाक्य में क्या है, सभी गलियों में लोग घूम रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने इसे टिक किया है। लताओं में फूल लगे हैं, लताओं में फूल लगे, देखिए ये सभी बहुवचन रूप है, ठीक है। इसके बाद लताओं में फूल लगे हैं, लताएं ये बहुवचन है। माँ कई साड़ियां लाई हैं, साड़ियां ही बहुवचन है। यहां पूछा गया एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताएं। अब ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य तो बहुवचन है। प्रश्न क्या है, एक वचन। खाली हमसे पढ़ने में भूल हुई है, समझने में भूल हुई है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें दी हुई थी, इस कारण अधिकांश लोग इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यह नदी बहुत लंबी है। अब ये नदी क्या है, यहाँ एक वचन है। इस आधार पर यही वाक्य सही था। बहुत लोगों ने इसको मारा है, बहुत लोगों ने इसको मारा है, बहुत लोगों ने इसको मारा है, तो उस आधार पर आप खुद ही देख सकते हैं। एक और वाक्य, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वचन संबंधी अशुद्धि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। सुरेश ने भी उसे 4 बात सुनाई। प्रथम दृष्टया पढ़ने में यह वाक्य लगता है बिल्कुल सही है, बोलचाल में हम लोग बोलते ही हैं। समस्या कहां है, देखिए पूछा क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि। तो सुरेश ने और बहुत बात सुनाई, और के बाद बहुत बात, ये दोनों चल जाएगा, ये अशुद्धि नहीं है, वचन संबंधी अशुद्धि नहीं है। सुरेश ने ही 4 बात सुनाई, इसमें भी अशुद्धि नहीं है। सुरेश 4 बात कर गया, अशुद्धि नहीं, लेकिन उसने उसे 4 बातें सुनाई। आप अगर आप में से आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा हो तो ये विशेषण में इसके ऊपर मैंने चर्चा किया था। यह विकल्प मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि विशेषण में जाकर के आप लोग पढ़िएगा, जहां गिनती वाली भाव आती है। विशेषण में
जहाँ गिनती का भाव है, जिसे गिना जा सके, वहाँ क्या करते हैं, ये 4 के साथ बातें इस तरह का नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, संज्ञा और विशेषण दोनों बताते हुए आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कोई भी चीज़ है जिसको गिन गिन कर खरीदा जाए। फिर से बताता हूँ, मैंने बताया था कोई समूहवाचक चीज़ है, जैसे मछली मान लेते हैं, अगर उसे गिन गिन करके खरीदा जाए तो वहाँ उसमें मैंने बताया था कि वचन का यह रूप होगा। फिर मैंने यह भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा है तो उसका यह रूप होगा। उसके ऊपर पूरा वीडियो, पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे ब्लॉग पे, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको विशेषण का यह पर्व याद है तो आप समझ पाएंगे कि ये जो गिनती का 4 लिखा गया है तो यहाँ बातें नहीं होगी, 4 बात ही होगा। इस आधार पर इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, जितने प्रश्नों के बारे में बताया, लगभग 17-18 मिनट होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा अंश आपसे बताया जो बिना व्याकरण जाने समझ पाना आसान हो। अगर बिना व्याकरण जाने आप समझ पाते हैं कि ये सब आसान थे और इनका यही सही अर्थ होता या सही उत्तर होता, तो इसका मतलब है कि व्याकरण आपके मन में व्याप्त है, तन मन धन से आप व्याकरण को समर्पित हैं। खैर, जो भी हो, आज की चर्चा बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि इस पूरे प्रश्न पत्र पर चर्चा करें तो मेरे पास कल भर का समय है आप लोगों की तरफ से थम्स अप और वो क्या क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब बटन ऑन करना। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग मुझे लिख करके भेजते हैं कि पूरे 100 के 100 प्रश्नों पर चर्चा हो, तो कल फुल डे में लाइव होकर के इस पर लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि चर्चा करते हुए जब सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे का प्रश्न पत्र है, अधिक समय लगेगा। आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप करिए, बुरा लगा हो तो थम्स डाउन करिए, और उसमें आप अपने कमेंट, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट लिख करके भेजें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। जुड़ते हैं अगली चर्चा में। आप सबको जय हिंद और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।